नमस्कार दोस्तों। 6 अगस्त 1945 की सुबह के करीब 6 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। टिंगन आइलैंड से कुछ जहाज उड़ान भरते हैं। इनकी मंजिल होती है 2500 किलोमीटर दूर जापान का शहर हिरोशिमा। इन सभी विमानों में एक विमान काफी आगे चल रहा होता है, जिसे जापान के शहर हिरोशिमा के आसमान की टोह लेने के लिए भेजा गया था। जब करीब 7 बजे के आसपास टिंगन आइलैंड से उड़े ये टोही जहाज हिरोशिमा के आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी जापान के रडार इन विमानों को लेकर एक चेतावनी जारी कर देते हैं और हिरोशिमा में हर जगह सायरन की आवाजें गूंजने लगती हैं। उस टोही जहाज के चले जाने के कुछ समय बाद हिरोशिमा में बज रहे सायरन ये सोचकर बंद कर दिए जाते हैं कि शायद खतरा पूरी तरह से टल चुका है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि और भी विमान हिरोशिमा के लोगों के लिए अपने साथ मौत का सामान भरकर ला रहे हैं। 6 अगस्त 1945 की वो सुबह हिरोशिमा में किसी आम दिन की तरह ही थी। सभी लोग अपनी नॉर्मल दिनचर्या में व्यस्त थे और देखने में ये गर्मियों के दिनों की एक आम सुबह की तरह ही था। मंडे मॉर्निंग का दिन था और करीब 8 बजे का समय था। लोग अपने ऑफिस को जा रहे थे और बच्चे अपने स्कूल्स को। लेकिन तभी हिरोशिमा के लोगों को वहां के आसमान में एक अमेरिकी बॉम्बर एयरक्राफ्ट बोइंग 29 दिखाई देता है और करीब 15 मिनट तक हिरोशिमा के आसमान में घूमने के बाद ठीक 8:15 पर इस विमान से कोई चीज़ नीचे गिराई जाती है। ये चीज़ करीब 43 सेकंड तक हवा में नीचे गिरती रहती है और जब ये चीज़ नीचे गिर रही होती है तो हिरोशिमा में शायद ही किसी ने ये सोचा भी होगा कि ये एक एटम बॉम्ब हो सकता है। और तभी शहर से करीब 1900 फीट ऊपर एक धमाका होता है, जिससे इतनी तेज रोशनी होती है कि मानो धरती पर दूसरा सूरज निकल आया हो और कुछ ही सेकंडों में एक हंसता खेलता शहर और उसमें मौजूद लोग भाप में बदल चुके होते हैं। और अगर इस पूरे वाक्य को उस बॉम्बर एयरक्राफ्ट में मौजूद क्रू के शब्दों में कहें तो वहाँ हवा में एक मशरूम जैसा गुब्बार बन गया था। दोस्तों, ये जानकारी तो आप में से बहुत से लोगों को पहले से ही पता होगी, लेकिन आज की वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर अमेरिका ने जापान पर ही क्यों परमाणु हमला किया और ऐसा क्या हुआ था अमेरिका और जापान के बीच जिस वजह से अमेरिका ने एक ही झटके में जापान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर हमला करने के साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है और पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंट जाती है, जिसमें एक धड़ा होता है एक्सिस पावर का, जिसमें एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश थे और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस शामिल थे। लेकिन इस युद्ध से अमेरिका ने अभी भी दूरी बना रखी थी। इसका पहला कारण था चीन और दूसरा कारण था कि अमेरिका अभी तक भी पहले विश्व युद्ध में मिले जख्मों को भुला नहीं पाया था, जिसमें अमेरिका को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी और अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए जापान बहुत ही तेजी के साथ कोरिया, ताइवान और चीन जैसे देशों पर हमला कर रहा था ताकि इन देशों के नेचुरल रिसोर्सेज को कब्जा सके और अपने एयरक्राफ्ट्स के लिए नेचुरल ऑयल की आपूर्ति को बनाए रख सके। और जापान ने इन देशों के काफ़ी बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन जापान यहीं रुकना नहीं चाहता था। जापान के प्लान में पैसिफिक ओशन में फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों पर कब्जा करना शामिल था। लेकिन इन देशों पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मलेशिया ब्रिटेन की, इंडोनेशिया नीदरलैंड की और फिलीपींस अमेरिका की कॉलोनी थी। दरअसल दोस्तों, जापान के द्वारा इन देशों पर हमला करने का मेन कारण था इन देशों के नेचुरल ऑयल के रिसोर्सेज को हथियाना। दोस्तों, जापान जिस तेजी के साथ दूसरे देशों की ओर बढ़ रहा था, उसे देखकर कई देश जापान से नाराज हो चुके थे, लेकिन जापान इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि जापान की तरफ उस समय हिटलर था, जो जापान की शक्ति बना हुआ था। उस वक्त हिटलर के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका और ब्रिटेन थे। और फिर जापान के हमलों से परेशान होकर 1941 में अमेरिका ने जापान को कच्चा तेल एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दिया और जापान पर सैंक्शंस लगा दिए और बिना तेल के जापान ज़्यादा दिन तक युद्ध नहीं लड़ सकता था। दोस्तों, उस समय जापान अपनी कुल खपत का 80% तेल अमेरिका से ही खरीदता था और अब जब अमेरिका ने जापान पर सैंक्शंस भी लगा दिए थे तो जापान किसी और देश से भी तेल नहीं खरीद पा रहा था। और जापान पर लगे तेल बैन को हटाने के लिए अमेरिका ने जापान के सामने एक ऐसी शर्त रखी जो एक ही झटके में जापान की तेल समस्या को दूर कर सकती थी। और वो शर्त थी कि जापान को चीन से अपना कब्जा हटाना पड़ेगा।
दोस्तों जापान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होने वाला था, क्योंकि अगर जापान अमेरिका की शर्त को मानता तो जापान की छवि पूरी दुनिया में खराब हो सकती थी। दरअसल जापान ये सोचता था कि अगर उसने अमेरिका की शर्त मानी तो सभी देशों को लगेगा कि जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसलिए जापान अमेरिका को काउंटर करने के लिए दूसरा प्लान बनाता है। इसी के साथ जापान को ये भी पता था कि उसका ये दूसरा प्लान बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों आखिर क्या था जापान का ये प्लान और क्या जापान अपने इस प्लान में कामयाब हो पाया, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों जापान का प्लान इंडोनेशिया पर अपना कब्जा करने का था, जिसके बाद जापान अपनी तेल की समस्या को आसानी से खत्म कर सकता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस वक्त तक इंडोनेशिया पर नीदरलैंड का कब्जा था, और इतना ही नहीं, इंडोनेशिया तक पहुंचने के लिए फिलीपींस पर कब्जा करना भी जरूरी था, और यही जापान की सबसे बड़ी समस्या थी। दरअसल उन दिनों फिलीपींस अमेरिका की कॉलोनी होता था, और अमेरिका से पंगा लेना जापान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। लेकिन दोस्तों जापान में तेल तेज़ी के साथ खत्म हो रहा था, और युद्ध को जारी रखने के लिए तेल की आपूर्ति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए अब जापान हमले की तैयारी करता है। लेकिन जापान को पता था कि अगर जापान फिलीपींस पर हमला करता है तो पैसिफिक ओशन में मौजूद अमेरिकन नेवी उन पर हमला ज़रूर करेगी। इसलिए जापान ने सबसे पहले अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर को नष्ट करने का फैसला किया। अब जापान अमेरिका पर हमले के लिए अपनी तैयारी में जुट जाता है, और कुछ ही दिनों में जापान अमेरिका के नेवल स्टेशन पर्ल हार्बर पर हमले के लिए अपनी तैयारी को पूरा कर लेता है। पर्ल हार्बर पर हमले के लिए जापान ने अपने बेड़े में 2 बैटलशिप, 30 डिस्ट्रॉयर जहाज, 39 सबमरीन्स और सबसे ज़्यादा घातक 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को शामिल किया था। और इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट को पर्ल हार्बर तक पहुंचाने के लिए 6 एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया जाना था। इधर अमेरिका पर्ल हार्बर पर होने वाले हमले से पूरी तरह से अनजान था। लेकिन ऐसा नहीं था कि अमेरिका ने इस बेस पर सैनिकों को तैनात नहीं कर रखा था। इस बेस पर अच्छी खासी तादाद में सैनिक और हथियार मौजूद थे, लेकिन वे सभी सैनिक इस हमले से पूरी तरह अनजान थे, जिसका फायदा जापान उठाना चाहता था। जापान 8000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी अटैकिंग पोजीशन पर पहुंच जाता है, यानी कि बेस से 3000 किलोमीटर दूर। अब वक्त था हमला करने का। 7 दिसंबर 1941 को जापान के लगभग 300 बॉम्बर एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं, और कुछ ही वक्त के बाद पर्ल हार्बर पर मौजूद अमेरिकन बैटलशिप्स पर बड़ा हमला किया जाता है। इस बेस पर जापान के एयरक्राफ्ट द्वारा बमों की बारिश की जाती है। यह हमला पर्ल हार्बर पर लगभग 45 मिनट तक किया जाता है। इसके बाद अमेरिकन नेवी इस हमले में हुई नुकसान का जायजा ले ही रही होती है कि जापान द्वारा दूसरा हमला भी किया जाता है, और यह हमला पहले वाले हमले से भी बड़ा होता है, जो लगभग 1 घंटा 15 मिनट तक चलता है। इस हमले के कारण पर्ल हार्बर का नेवल बेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। यह हमला इतना घातक होता है कि इस हमले में हुए नुकसान का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस हमले में अमेरिका के 8 बैटलशिप्स और 300 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जापान ने पर्ल हार्बर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। 2 घंटे तक चले इस हमले ने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में उतरने पर मजबूर कर दिया था। इस हमले ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रुख पूरी तरह से बदल कर रख दिया, और अभी तक जहां पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 में उलझी हुई थी, वही अमेरिका ने इस वॉर से दूरी बना रखी थी। लेकिन पर्ल हार्बर पर हुए हमले ने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 के बिल्कुल सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया था, और जापान के इस घातक हमले के बाद अमेरिका भी चुप नहीं रहने वाला था। अमेरिका भी जापान पर हमले के लिए प्लान बनाना शुरू कर देता है, और कुछ ही महीनों के बाद अमेरिका भी जापान पर पर्ल हार्बर जैसा हमला करता है। यह हमला जापान की कैपिटल टोक्यो पर किया जाता है। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका द्वारा किया गया ये पहला हमला होता है, जिसके बाद अमेरिका नहीं रुकने वाला था, और जापान और अमेरिका के बीच 4 साल तक ये विध्वंसक जंग चलती रहती है। और 1945 तक आते आते अमेरिका जापान पर पूरी तरह से हावी होने लगता है। लेकिन जापान अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं होता, क्योंकि जापान दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहता था कि जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। और फिर आखिरकार अमेरिका को अपना वो हथियार निकालना पड़ता है जो आज तक भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। और 6 अगस्त 1945 को जब अमेरिका के विमान जापान के हिरोशिमा को तबाह करने के लिए 4400 किलोग्राम वजनी लिटिल बॉय नाम का बम गिराते हैं, तो इस बम के फटने से हिरोशिमा के आसमान में एक दूसरा सूरज निकल आता है, और कुछ ही सेकंडों में 3 लाख की आबादी वाले हिरोशिमा शहर में करीब 60,000 लोग राख में बदल जाते हैं, और बचे हुए लोग रेडिएशन की चपेट में आ जाते हैं, जिससे आने वाले टाइम में 90,000 लोगों की और मौत होती है। दोस्तों ये दुनिया का पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसके धमाके से निकली शॉक वेव उस बॉम्ब को गिराने वाले एयरक्राफ्ट इनोला तक भी पहुंच गई थी, जो जमीन से करीब 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था।
दोस्तों अमेरिका यही नहीं रुकता और हिरोशिमा पर बम गिराए जाने के ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को जापान के नागासाकी शहर पर एक और बम को गिराया जाता है जिसका नाम फैट बॉय था, जिसमें मरने वालों की संख्या करीब 80,000 थी। जिसके बाद जापान के द्वारा हार को स्वीकार कर लिया जाता है और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है और इस युद्ध के बाद अमेरिका और रूस सुपर पावर बनकर दुनिया में उभरते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराना सही था या गलत? आप अपने जवाब हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।